इस दुनिया में हर आदमी सुकून की तलाश में है। कोई जंगल बयाबान का रुख करता है, कोई नींद की गोलियों का सहारा लेता है, कोई मौसीकी में सुकून तलाश करता है, कोई कुदरती मनाज़र में सुकून ढूंढता है। करीम बख्श भी सुकून की तलाश में मारा मारा फिरता था। वो घर में बच्चों के शोरगुल से जब बहुत आजिज़ आ जाता तो नदी के पुल पर जाकर बैठ जाता और घंटों लहरों को तकता रहता। एक दिन उन्होंने पेश इमाम तबारक अली से अपनी तकलीफ़ का बयान की और मशवरा मांगवा। तबारक अली ने कहा, मियाँ सुना है पड़ोस के गांव केसरगंज में एक तजर्बेकार हकीम है जो हकीम पुरसकून के नाम से मशहूर है। उनसे मशवरा कर लो। अगले दिन करीम बख्श अपने गधे पर सवार होकर हकीम साहब के मोहतब पहुंच गए। हकीम साहब गांव के तकिए से टेक लगाए सुकून से खर्राटे ले रहे थे। करीम बख्श की खांसने की आवाज़ से चौंक कर आँख खोली तो उसी अंदाज में लेटे लेटे उसकी नब्ज़ देखकर बोले, सुकून चाहिए? जी सरकार, करीम बख्श ने कहा। कितना? जी जी बहुत सा, यानी मुकम्मल। तो फिर 4 लोगों को लेकर आओ। वो क्यों जनाब? भाई मुकम्मल सुकून तो नहर के पुल वाले कब्रिस्तान में ही मिल सकता है। नहीं जी, इतना नहीं, बस मैं घर में बीवी बच्चों से गुल कपार से परेशान हूँ। 1 मिनट सुकून से नहीं गुजरता। घर में मुर्गा है? हकीम साहब ने पूछा। नहीं, मगर क्यों? करीम बख्श ने उससे बेतके सवाल को सुनकर कहा, आज ही ले लो और बस अब भाग जाओ। इतना कहकर हकीम साहब फिर खर्राटे लेने लग गए। करीम बख्श ने वापसी पर मंडी से एक मुर्गा खरीद लिया। बच्चे तो मुर्गा देखकर बहुत खुश हुए और उसके साथ खेलने में और ज़्यादा शोर करने लगे। 2 दिन में मुर्गे ने वक्त बेवक्त आज़ान देकर करीम बख्श को आजिज़ कर दिया। वो फिर हकीम साहब के पास पहुंचा और सारी रोदूद सुनाई। हकीम साहब ने औंकते हुए का पूछा, घर में कुत्ता है? नहीं, क्यों? करीम बख्श ने हैरत से पूछा। जाओ आज ही बंदोबस्त करो कुत्ते का। इतना कहकर हकीम साहब सुकून से चादर ओढ़कर लेट गए। गरीब करीम बख्श सुलेमान पहलवान से एक कुत्ता खरीदा और घर चल दिया। बच्चे कुत्ता देखकर खुश हुए। अब कुत्ता और मुर्गा दोनों मिलकर शोर मचाते घर में तूफान बरपा रहता। करीम बख्श का रहा सहा सुकून भी गायब हो गया। बेचारा फिर हकीम साहब के पास हाजिर हुआ और रो रो कर अपनी बकता सुनाई। हकीम साहब ने अंगड़ाई लेकर बोली, घर में गधा है? करीम बख्श को गुस्सा आ गया और उसने कहा, हकीम साहब मेरे अलावा कोई नहीं है। जाओ आज ही एक तंदुरुस्त गधे का इंतज़ाम करो। करीम बख्श ने भोलू धोबी से एक गधा खरीद लिया। अब रात को मुर्गे, कुत्ते और गधे के चोगल मचाना शुरू किया तो मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए और कहा, करीम बख्श तुमने अपने साथ साथ हमारा सुकून भी गायब कर दिया। इन जानवरों को यहाँ से निकालो। करीम बख्श फिर हकीम साहब के पास पहुँचे और रोदौत सुनाई। गधा वापस कर दो, हकीम साहब ने हुक्म दिया और करवट लेकर खर्राटे लेने लगे। करीम बख्श ने वापस आकर आधी कीमत पर गधा भोलू को वापस कर दिया। गधे के जाने से अगले दिन उसको काफ़ी अच्छी नींद आई और कुछ सुकून मुयस्सर आया। अगले दिन उसने हकीम साहब को ये खुशखबरी सुनाई, कुत्ते से भी पीछा छुड़ाओ। हकीम साहब ने खमीरा गूंजते हुए बोले, नहीं हकीम साहब, बच्चे कुत्ते से मायूस हो गए हैं। मुझे भी खेत पर उसकी मौजूदगी से आराम है। कह दिया कि कुत्ते से पीछा छुड़ा लो, हकीम साहब ने जोर देके बोला। कुत्ते के जाने के बाद तो करीम बख्श को सन्नाटा सा महसूस होने लगा। सुकून कुछ ज़्यादा हो गया था। उस सूरत हाल हकीम साहब को जाकर सुनाई। मुर्गे को भी हलाल कर डालो, हकीम साहब ने मशवरा दिया। अब तो करीम बख्श से बर्दाश्त नहीं हुआ और वो चीखा, हकीम साहब ये नहीं हो सकता। मुर्गे से घर में सब मोहब्बत करते हैं,
جس دن وہ آذان نہیں دیتا لگتا ہی نہیں دن نہیں نکلا۔ ابھی تمہارا علاج مکمل نہیں ہوا، جیسا ہم کہتے ہیں ویسا کرو، مرغے کا جانا ضروری ہے، حکیم صاحب نے سختی سے کہا۔ بیچارے کریم بخش نے مرغے سے بھی پیچھا چھڑا لیا۔ اب اس کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے گھر میں کوئی ہے ہی نہیں۔ گھر کی خاموشی اس کو وحشت ہونے لگی۔ اس نے سوچا اب علاج ختم ہو گیا ہے، آخری بار حکیم صاحب سے مل لے۔ اس بار حکیم صاحب بہت تر و تازہ سفید شیروانی اور مخمل کی سیاہ ٹوپی سر پر سجائے بہت خوش چاندنی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ جب کریم بخش نے گھر کے پر سکون حالت سے آگاہ کیا تو حکیم صاحب نے مسکرا کر کہا، اب تم ایک آخری کام اور کر لو، وہ یہ ہے کہ بیوی کو بچوں کے ساتھ میکے بھیج دو، ان سے بھی پیچھا چھڑاؤ۔ یہ سن کر تو کریم بخش غصے سے برداشت نہ کر سکا۔ اس نے چیخ کر کہا، حکیم صاحب اب تک میں آپ کے لحاظ میں کچھ نہیں بولا، اب آپ نے بے ٹکے مشوروں کی حد کر دی۔ میں ہرگز اپنے بیوی بچوں سے بغیر نہیں رہ سکتا، سارا سکون اور خوشیاں ان کے ہی دم سے تو ہیں۔ اگر ایک دن کے لیے بیوی بچے چلے جاتے ہیں تو مجھے گھر کی خاموشی کاٹنے کو ڈورتی ہے۔ اب میرے گھر میں مکمل سکون ہے، اب میں آپ کے کسی مشورے پر عمل نہیں کروں گا۔ یہ سن کر حکیم صاحب نے کریم بخش کو اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا، پھر اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیر کر کہا، کریم بخش، میری یہ تمام باتیں تمہارے علاج کا حصہ تھی۔ تمہیں اس حقیقت کا احساس ہی نہیں تھا کہ سکون انسان کے اندر ہوتا ہے۔ جو انسان اپنے اندر سکون تلاش کرتا ہے وہی زندگی میں کامیاب اور مطمئن رہتا ہے۔ جاؤ اب اپنے بچوں کے ساتھ سکون سے آرام سے زندگی بسر کرو۔